हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मीनाक्षी एक बार पुनः आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वन डे एग्जाम स्टडी में। तो साथियों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि जैसा कि आपको पता चल गया होगा, स्क्रीन पर आप देख चुके होंगे। जो आज का हमारा चैप्टर है वो है नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 पर आज हम बात करने वाले हैं। तो मेरे साथियों, भाग 3 जो हुआ था, एक बार हम भाग 3 पर चर्चा करेंगे। तो जो हमारा भाग 3 है, भाग 3 क्या कहता है? भाग 3 में हमने आपको ये बताया था कि जो भाग 3 है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है। जल्दी से बताइए, कहाँ से शुरू होता है? कहाँ से शुरू होता है? 12 से शुरू होता है और कहाँ तक होता है? 35 तक होता है। मैंने आपको बताया था कि 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें कहा गया है? तो ये कहता है अनुच्छेद 32 कहता है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब यहाँ पर जो अभी हमारा क्या बचा है? 33 बचा है, 34 बचा है और 35 बचा है। ठीक है, हमें देखिए ये मूल अधिकार से संबंधित है। इनमें मूल अधिकार नहीं दिए गए हैं, लेकिन ये मूल अधिकार से संबंधित है। तो ये जानना भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि इसमें किसका वर्णन किया गया है। तो मेरे साथियों, सबसे पहले अनुच्छेद कहता है 33। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 33 क्या कहता है? अनुच्छेद 33 कहता है कि हाँ दीपिका जी बोलिए। दीपिका बोलिए भाई जल्दी से। क्या भाई बताओ हम कहें, या तो आप आपसे गलती से हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा तो हमारी लय टूट जाती है पढ़ाने की। जिस स्पीड से हम पढ़ाने वाले होते हैं वो लय टूट जाती है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले 33 क्या कहता है? 33 कहता है कि 33 कहता है कि विशेष परिस्थितियों में विशेष परिस्थितियों में मूल अधिकारों को निर्बंधित कर दिया जाता है। मूल अधिकारों को निर्बंधित कर दिया जाता है। निर्बंधित कर दिया जाता है। निर्बंधित कर दिया जाता है। अब निर्बंधित मतलब क्या है? कि मतलब अगर देश पे संकट काल लगा है तो कुछ समय के लिए हमारे मूल अधिकार जो होते हैं उनको बांध दिया जाता है। उनको क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। चलिए लवली जी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर क्या कहता है? कहते हैं विशेष परिस्थितियों में मूल अधिकारों की को निर्बंधित कर दिया जाता है। दूसरा कहता है कि जब मार्शल लॉ लागू होने पर, मार्शल लॉ लागू होने पर, मार्शल लॉ लागू होने पर यानी जब देश में सेना विधि लागू होती है, ठीक है, तो मार्शल लॉ लागू होने पर जो मूल अधिकार होते हैं, मूल अधिकार, ध्यान दीजिएगा, मार्शल लॉ किसे कहते हैं? तो आपने सुना है जो मार्शल लॉ होता है वो सेना से संबंधित होता है, और मार्शल लॉ लागू होने पर जो मूल अधिकार हैं, पूर्वी जी हम बहुत ठीक हैं, आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, एकदम खुश, मस्त और व्यस्त, तीनों चीजें हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या कहता है? मार्शल लॉ लागू होने पर मूल अधिकारों को क्या कर दिया जाता है? मूल अधिकारों पर कानून बनाने का अधिकार, मूल अधिकार पर कानून बनाने का अधिकार संसद को, यानी संसद कानून बनाती है। क्या करती है? संसद कानून बनाती है जब मार्शल लॉ लागू हो जाता है। और अनुच्छेद 35 क्या कहता है? अनुच्छेद 35 कहता है कि जिनको भाग 3 के अंतर्गत
भाग 3 के अंतर्गत क्राइम या दोष या जुर्म माना गया है, जुर्म या अपराध माना गया है, अपराध माना गया है, उन पर कानून बनाने का अधिकार, उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, संसद को है, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। देखिएगा क्या कहता है, विशेष परिस्थितियों में मूल अधिकारों को निर्बंधित कर दिया जाता है। मार्शल लॉ लागू होने पर मूल अधिकार पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। जिनको भाग 3 के अंतर्गत क्राइम माना गया है, जुर्म माना गया, अपराध माना गया है, उन सब पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है, उन सब पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। ठीक है, ये मेरे साथियों किसमें कहा गया है? ये कहता है अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया है। 33, 34, 35 आप इन सबको नोट कर लीजिएगा, जल्दी से इनको नोट कर लीजिएगा। ऋतुजा त्रिपाठी, स्नेहलता, सभी लोग इनको नोट कर लीजिएगा। फिर आज मैं आपका नीति निर्देशक तत्व तो पढ़ाऊंगी भी, समझाऊंगी भी और साथ ही साथ आपके जहन में भी उतार दूंगी। ठीक है, कोशिश मेरी यही रहेगी, इसीलिए आज सब कुछ लिपिबद्ध करके लाए हैं। ठीक है, लक्ष्मी जी आज हम बहुत लिखाए हैं। हाँ प्रियंका जी, सब कुछ याद करने होंगे, क्यों परेशान हो? देखिएगा, हम आपको इसीलिए, हमने क्या कहा आपसे, आप परेशान मत होइए, विश्वास रखिएगा, जो चीज इंपॉर्टेंट होगी वही लिखाएंगे, वही बताएंगे, वही समझाएंगे। जो स्टार्टिंग के अनुच्छेद है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है अगर पूछा जाए, नोट बना के जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इसीलिए मैंने कल इसको आपको लिखाया नहीं था। मूल अधिकार पर, मूल अधिकारों पर कानून बनाने का अधिकार कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। लेकिन मैंने इसलिए लिखा दिया कि आपकी नजर में एक बार ये पता होना चाहिए। देखिएगा, पहले क्या कहा गया कि मूल अधिकारों को बांधा जा सकता है, तो ये कब बांधा जा सकता है? जब विशेष परिस्थितियां होती हैं तो मूल अधिकार को बांधा जा सकता है। अब कहा गया मार्शल लॉ लागू होने पर जब मार्शल लॉ लागू होगा तो कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? तो मेरे साथियों, कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। जो भाग 3 के अंतर्गत जैसे मूल अधिकार का अगर आपका कोई हनन करता है
तो कानून, तो वो क्या होगा, एक तरह से क्राइम होगा, और उस पर कानून कौन बना सकती है, संसद बना सकती है। क्लियर? चलिए जल्दी से लिख लीजिएगा। प्रियंका जी, एक तो मुझे दिखाई कम देने लगा है थोड़ा, एक मिनट रुक जाइएगा, मैं आपके कमेंट को थोड़ा बड़ा कर लूं। चलिए, अब एक बात, तो जितना आपने पढ़ा है वो समझ में आया? ठीक है, ये सब बता देंगे। जो आपने अभी पढ़ा वो समझ में आया, वो तो समझ लीजिएगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। ठीक है, इतना तो आपको रटना ही है हर हालत में, भाग 4, भाग 5 तक। फिर भाग 5 के बाद खैर इतना नहीं पूछा जाता है, अनुच्छेद नहीं पूछे जाते हैं। फिर अनुच्छेद किसमें पूछे जाते हैं, जैसे आपातकाल है, जैसे भाषा संबंधी है, निर्वाचन है, इनमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जितना भी आपने पढ़ा वो आप अनुच्छेद के विद अनुच्छेद आपको याद करना है, सारा जितना अभी मैंने आपको बताया है। मैंने इसको स्किप करवा दिया है, ये मत याद करनी करिएगा, लेकिन ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ, एक पॉइंट इसमें और लिख लेना जो कि घनघोर इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि संकट काल के समय, एक मिनट, यहां पर कहता है मूल अधिकारों पर जैसे अगर संकट काल होता है, ठीक है, तो संकट काल के समय आपके जितने भी अधिकार हैं, मूल अधिकारों को क्या कर दिया जाता है, छीन लिया जाता है, मूल अधिकारों को बांध दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, मूल अधिकारों को क्या कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन दो अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाता है, निलंबित नहीं किया जाता है, निलंबित नहीं किया जाता। अब वो कौन से दो अधिकार हैं जिनका निलंबन नहीं होता है, जिनका निलंबन नहीं होता है? ठीक है, तो दो अधिकार कौन कौन से हैं? एक तो आपका है अनुच्छेद 20, एक कौन सा है, अनुच्छेद यानी आर्टिकल जिसको कहते हैं अनुच्छेद 20। एक कौन है, अनुच्छेद 20, जो कहता है दोहरे दंड से संरक्षण, यानी आपको किसी एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा मिलती है, इसको कहते हैं दोहरे दंड से संरक्षण। दूसरा कहता है आत्म अभिशंसन से संरक्षण, यानी कोई भी आपको जबरदस्ती किसी भी कार्य को कबूलवा नहीं सकता है, आपसे नहीं कह सकता है, जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि आप कोई अपराध जबरदस्ती स्वीकार करो, है ना, इसके लिए आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता है। ठीक है, और तीसरा कहता है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, तो यहां से अनुच्छेद 20 कहता है। ठीक है, दूसरा कौन सा है, दूसरा है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, जैसे अगर संकट काल है, देश में आपातकाल लगा हुआ है,
और आपको कोई मारने आता है तो आप क्या कहोगे? भैया मार लो, संकट काल है, आप मारो, हम मर जाएंगे। और क्या करेंगे, हम तो मार नहीं सकते क्योंकि क्योंकि भाई आपातकाल लगा हुआ है, तो आपातकाल लगा है, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मेरे अधिकार बंधे हुए हैं। तो तुम मारोगे तो क्या हम मर जाएंगे? नहीं। तब ये कहा गया कि अगर आप पर कोई अटैक करता है, आपको मारने की कोशिश करता है ना, तो आप उसको मार सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा मोस्टली मूवीज में या ऐसे कई नाटक आते हैं, सीरियल आते हैं जिसमें कहा जाता है कि अपनी रक्षा करते हुए इसकी जान चली गई। तो मतलब आप अपनी रक्षा करते हुए अगर किसी की जान जाती है तो वो आप अपनी रक्षा करते हुए आपसे ये हादसा हो गया तो फिर आप बच सकते हो। तो अनुच्छेद 20 और 21 जो कहता है वो कहता है अगर आपके प्राणों पर संकट आता है, अगर आपके शरीर को कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो आप सामने वाले के साथ कुछ भी कर सकते हो, आपको स्वतंत्रताएं हैं, ये स्वतंत्रता में आती है। तो ये तो संकट काल के समय भी दी रहती है। हाँ, आत्मरक्षा करते हुए देखो लवली पूरी तैयारी के साथ लगी है इस बार। हाँ चलिए, तो यहाँ पर अनुच्छेद 20 और 21 हो गया। तो मेरे साथियों ये तो आपका समाप्त हो गया। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका द एंड हो चुका है, इसका समापन हो गया। चलिए ठीक है, अब देखिएगा, अब यहां से क्या आता है? अब यहां से आता है नीति निर्देशक तत्व। मैं यहां से आपको कुछ अपने आप से बताती हूँ क्योंकि मेरी जैसे लिखा हुआ आपको शायद इतना कूट नहीं सकते हो, हमेशा के लिए परलोक भेज सकते हो। अब देखिएगा, जैसे आपने पढ़ा होगा नीति निर्देशक तत्व, सभी लोग ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। हाँ, इस समय इस क्लास की हेड मास्टरनी जो है वो भाई हमारी छोटी बहन है जिसका नाम है कवि मौर्य। इसको सब कुछ करने की परमिशन है। एक तो इतना देर से आती है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, अब देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा और फिर बताइएगा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है नीति निर्देशक तत्व। ठीक, तो मेरे साथियों नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं ये ऐसे अधिकार, ये भी अधिकार थे। अधिकार दो टाइप्स के थे, जो अधिकार दिए गए वो दो टाइप्स के थे। एक अधिकार थे जिनको देना बहुत ज्यादा आवश्यक था, उनको श्रेणी ए में रखा गया, और जो कम आवश्यक थे उनको श्रेणी बी में रखा गया। एक को श्रेणी ए में रखा गया, दूसरे को श्रेणी बी में रखा गया। जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक थे उनको श्रेणी ए में रखा गया, जो कम आवश्यक थे उनको श्रेणी बी में रखा गया। ठीक है, क्योंकि देखिए अधिकार देने के लिए जब हमारा देश आजाद हुआ तो जो हमारे देश में विदेशी आए थे उन्होंने हमारे देश को नोच नोच के खा डाला, जिस कारण हमारे देश में करेंसी की समस्या हो गई, पैसे की समस्या हो गई, गरीब हो गया। अब जब मूल अधिकार तो जो व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक अधिकार थे वो दे दिए गए, जिसके लिए मनी की आवश्यकता नहीं थी वो दे दीजिएगा, सॉरी वो दे दिए गए, और जिनके लिए मनी की आवश्यकता थी वो नहीं दिए गए। मतलब आवश्यकता थी देना लेकिन पैसे, उसमें पैसे लगने थे तो वो नहीं दिए गए, तो उनको क्या कर दिया गया? श्रेणी 2 में रखा गया। तो श्रेणी ए के जो अधिकार थे वो व्यक्ति को दिए गए, तो वह क्या बन गए? मूल अधिकार बन गए। वह क्या बन गए? मूल अधिकार बन गए। और जिनके लिए पैसे चाहिए थे वो किसमें रखे गए? वो मेरे साथियों राज्य को दिए गए, क्योंकि ये कहा गया जब राज्य के पास पैसा होगा तो ये जो नीति निर्देशक तत्व है, अभी जो नीति निर्देशक तत्व, जब राज्य के पास पैसा होगा तो राज्य इनको यहां से उठाकर और मूल अधिकार में ले आएगा। ध्यान देना, तो यहाँ पर क्या ये राज्य को दिए गया, ये क्या कहलाए? नीति निर्देशक तत्व कहलाए।
क्या कहलाए? नीति निर्देशक तत्व कहलाए। अगर हमारे मूल अधिकार का कोई हनन करता है तो हम न्यायालय जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय जा सकते हैं। बट अगर कोई नीति निर्देशक तत्व का हनन करता है तो न्यायालय नहीं जा सकते हैं, न्यायालय नहीं जा सकते। तो हम क्या करेंगे? न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो अधिकार कितने टाइप्स के थे? 2 टाइप्स के थे। एक को कहा गया श्रेणी ए के, जो कि व्यक्ति को दिए गए मूल अधिकार के हो गए। दूसरा ऐसे अधिकार थे जो राज्य को दिए गए, और वो क्या कहलाए? नीति निर्देशक तत्व कहलाए। अगर राज्य आपको ये अधिकार नहीं देता है, राज्य आपको अधिकार नहीं देता है, तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। आप ये नहीं कहेंगे नहीं नहीं राज्य हमको दे। अगर राज्य की इच्छा होगी, राज्य के पास फंडिंग होगी, राज्य के पास पैसा होगा, तो राज्य देगा। ये राज्य की इच्छा पर है, ये राज्य की इच्छा पर है। इसीलिए कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व जो है वह लोक कल्याणकारी, पूछा जाता है ना, लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, राज्य की संकल्पना किसमें है? लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किसमें कही गई? तो लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना नीति निर्देशक तत्वों में कही गई। किसमें कही गई? नीति निर्देशक तत्वों में कही गई थी। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्वों में जो कही गई थी, तो वहां पर ये कहा गया कि हमें लोगों का कल्याण करना है, कि जो राज्य है, राज्य को अपने लोगों का कल्याण करना है, और इसके लिए वह कुछ कानून बनाएगा, कुछ ऐसी सुविधाएं देगा जिससे अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। ठीक है, तो ये कहा गया था। अब किस भाग में है? तो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक अधिकार 2 टाइप्स के थे, श्रेणी ए, श्रेणी बी, व्यक्ति, राज्य। ये तो बात आपने समझ ली होगी। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी एक चीज दिखाती हूँ, ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट। हाँ, ये देखिएगा, यहां से ये देखिएगा, पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों, ध्यान से देखना, मैं अभी इसको वहां भी बताऊंगी, लेकिन मैं यहां पर इसलिए बताती हूं। अनुच्छेद 35 देखिएगा क्या कहता है? कहता है 6 से लेकर 14 वर्ष, ये राज्य को अधिकार दिया गया था पहले, कि अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास है, तो आप 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा कर दीजिए, निःशुल्क नहीं है, अनिवार्य शिक्षा कर दीजिएगा। और कहा गया कि जो 6 से छोटे हैं ना, छुटके, अब वो कहीं कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनकी स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे, और इसके लिए आंगनवाड़ी जो है ना कार्यकर्त्री, उनको क्या करेंगे? उनको पंजीरी, बेसन, दही, दूध, पता नहीं क्या क्या भेजेंगे। और वो सारा बच्चों को तो मिल नहीं पाएगा, लेकिन आंगनवाड़ी वाली जो कार्यकर्त्री है ना, वो खा खा के एकदम चौड़ी आ जाएंगी, क्योंकि पोषाहार खाना तो भाई उन्हीं के हाथ में है। एक तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हो गई, दूसरी भाई हमारे प्रधान जी हो गए, 2 लोग, और तीसरा हमारा जो सरकारी मास्टर है ना, तीसरा वो, ये सब लोग इतने ज्यादा कुपोषित हैं कि बच्चों का खाना भी खा जाते हैं, बच्चों का खाना भी खा जाते हैं, दाल, दलिया, दूध, हना, फ्रूट, और जो इनके आते हैं दही, घी, पता नहीं क्या क्या बच्चों के लिए आता है, और सब खा जाते हैं, मतलब बच्चों का छीन छीन के खा जाते हैं। और तो और बात छोड़ो, तो अब इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ये पहले जो था वो नीति निर्देशक तत्वों में था, ये राज्य को दिया गया, लेकिन जब भारत के प्रत्येक राज्य के पास इतना पैसा हो गया कि वह अपने एक मिनट, जो राज्य के पास जब फंडिंग हो जाएगी, राज्य के पास जब पैसा हो जाएगा, तो ये अपने अपने नागरिकों को ऐसे जो ये अधिकार होंगे नीति निर्देशक तत्व, ये जब सभी राज्यों के पास पैसा हो जाएगा, सभी राज्य ये कह देंगे कि हाँ मेरे पास फंडिंग है, तो इसको उठाकर मूल अधिकार की श्रेणी में रख दिया जाएगा। जितने भी अधिकार हैं, आज नहीं तो कल, अगर जैसे जैसे राज्यों की फंडिंग होती चली जाएगी, वैसे वैसे ये हमारे
मूल अधिकारों की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है भाई, ऐसे ना को अगर कोई इसने हुआ कहाँ आंगनबाड़ी वाला, आज वो नहीं है कीर्ति, शायद कीर्ति आंगनबाड़ी में है, कीर्ति की मम्मी। हाँ, नहीं तो तुम लोग पटक पटक के मारेगी, फिर तुम लोग भी इसकी बुराई कर रहे हो। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, जल्दी से बताइएगा। अभी बात बताया था ना, बात बताई थी ना, किसमें है, भाग 4 में। दूसरा क्या कहता है, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस अनुच्छेद में है, 36 से 51 तक। किसमें है, 36 से 51 तक। अब ये जो है बहुत डांट खाने वाला है। हाँ कोमल बताओ बिटिया, कोमल ये लड़की, हाँ कोमल बोलो, क्या करें इसका। कोमल तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया बिटिया। चलिए पढ़ाते समय नहीं डिस्टर्ब किया करो, जिस टाइम पढ़ाया करें उस टाइम गलती से भी ये गलती मत किया करो, ठीक है, क्योंकि लय टूट जाती है, और लय टूटती है तो फिर आप जानते हो। हाँ ये तो कभी मौर्य तुरंत बोली, गलती से हो गया होगा, हमने भी क्या कहा था, मॉनिटर है ना। साहू जी आप नहीं हो, वो कोमल है, दूसरी कोमल है ना, छुटकी वाली कोमल। चलिए यहाँ पर देखिए, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन कहाँ से लिया, कहाँ किसमें किसमें किया गया, तो 36 से 51 तक किया गया। नीति निर्देशक तत्व का स्रोत क्या है, आयरलैंड है। मूल अधिकार की 2 श्रेणियां हैं, ध्यान दीजिएगा, जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार की 2 श्रेणियां हैं। मूल अधिकार की कितनी श्रेणियां हैं, 2 श्रेणियां हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मेरे साथियों, अगर आपसे पूछा जाए मूल अधिकार की 2 श्रेणी है, एक को कहा जाता है, एक जो श्रेणी एक थी वो तत्काल में दिए गए, जिनको मूल अधिकार कहा गया, और मूल अधिकार दिए गए व्यक्ति को, मूल अधिकार किसको दिए गए, व्यक्ति को दिए गए, और मूल अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है। वाद मतलब इसके लिए आप मुकदमा कर सकते हो, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप मुकदमा कर सकते हैं, आप मुकदमा कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कहता है, जो श्रेणी 2 थी वह राज्य की इच्छा पर है, किसकी इच्छा पर है, राज्य की इच्छा पर है। नीति निर्देशक तत्व क्या कहा जाता है, नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्व किसे दिए गए थे, राज्य को दिए गए, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, यानी इनके लिए आप मुकदमा नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि राज्य हमें ये नहीं दे रहा है तो हम मुकदमा कर दें, आप इसके लिए मुकदमा नहीं कर सकते हैं। बताया, आप इसके खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते हो। अगला कहता है, नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा, किसने कहा, जी ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था, जी ऑस्टिन। अगर कहा जाए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको क्या कहा गया, इसको भी संविधान की आत्मा कहा गया। किसने कहा था, बी आर अंबेडकर ने। किसने कहा था, बी आर अंबेडकर ने। किसने कहा था, बी आर अंबेडकर ने। क्लियर। किसने कहा था, बी आर अंबेडकर ने कहा था, ठीक है। अगला देखिएगा, अब यहाँ पर पूछा जाए नीति तत्व को संविधान की आत्मा किसने कहा, जी ऑस्टिन ने। किसने कहा था, जी ऑस्टिन ने, ठीक है। अगला लिख लिया सभी ने, लिखना तो नहीं है पीछे वाला, लिखना तो नहीं है। आगे देखिएगा, अगला कहता है, नीति निर्देशक तत्वों को सच्चा कूड़ादान, यानी इसको कूड़ादान किसने कहा था, टी कृष्णाचारी। टी कृष्णाचारी ने कहा था
कि अगर नीति निर्देशक तत्व देने चाहिए थे तो इनको नीति राज्य की इच्छा पर नहीं छोड़ना चाहिए। इसको चलिए भाई नोट कर लीजिएगा आप लोग, चलिए लिख लीजिएगा, लिख लो, कभी जल्दी लिखो लेकिन बेटा। सभी लोग बताओ, अगर नोट करना है तो नोट कर लो, अगर पढ़ना है तो पढ़ लो। वैसे भी एक दिन में ये चैप्टर नहीं समाप्त होगा, 36 से लेकर 51 तक पढ़ाने हैं। 36, 10, 46, 47, 48, 49, 50, 51, लगभग 15 पढ़ाने हैं, तो एक दिन में तो नहीं हो पाएगा। बोलो भाई, बाद में लिखोगे या अभी लिखोगे? जल्दी से बोला करो, इतना टाइम ना लिया करो। भाई मॉनिटर को बोलने दो, मॉनिटर कहाँ गया? मॉनिटर सर बताइए। बाद में, चलिए सभी लोग कह रहे हैं बाद में, तो आगे देखिएगा। हाँ समझ लीजिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा आगे बढ़ा बढ़ा के। तो यहाँ क्या कहता है, नीति निर्देशक तत्व को कूड़ा कहा गया। ये कहा गया कि जैसे आपके घर में जो बचा खुचा होता है ना, मतलब जो बेकार होता है, तो आप उसको फेंक देते हो, किसी को दे देते हो। तो वैसे ही ये कहा गया कि अगर जो हमारे लिए जरूरी है वो हमें तत्काल दे देना चाहिए, है ना। जो जैसे कहते हो कि न्याय जो होता है वो तुरंत मिल जाए तो न्याय है, अगर समय के बाद मिलता है तो फिर उसका कोई यूज नहीं रहता है। वैसे यहाँ पर कहा गया, यहाँ पर ये कहा गया कि जो हमारे लिए जरूरी था तुम्हें तुरंत दे देना चाहिए, और अगर नहीं मिल रहा है तो बाद में वो हमारे लिए खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो नीति तत्व को कूड़े की संज्ञा किसने दी थी? कृष्णामाचारी ने दी थी, ठीक है। अब ये बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है। क्या कहता है? कहता है नीति निर्देशक तत्व एक ऐसी चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। जैसे अब जो नीति निर्देशक तत्व है वो किसको दे दिए गए थे? तो वह दे दिए गए थे राज्य को। जैसे आप बैंक में पैसा जमा कर देते हो, ध्यान दीजिएगा, आपने क्या किया, बैंक में पैसा जमा कर दिया। अब जब आपके पास था तब तो आप बैंक में जमा कराए, अब आपको चाहिए, आप बैंक में जाते हो, अब बैंक की अगर इच्छा होगी तो आपको दे देगा निकाल के, नहीं तो क्या कहेगा, कह देगा अभी इसमें इतना पैसा है ही नहीं, अभी इतना पैसा है ही नहीं। तो समझ में आ गया। तो वैसे कहता है कि अगर जो हमारे लिए जरूरी था वो तुरंत दे दिया जाना चाहिए था, आप उसे बाद में देंगे तो ये तो फिर राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। राज्य की इच्छा होगा तो देगा, नहीं इच्छा होगा तो नहीं देगा। तो ये किसने कहा था? ये कहा था केटी शाह ने। केटी शाह ने क्या कहा था? केटी शाह ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसी चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। ये किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था। किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिएगा, कल्याणकारी राज्य। अब यहाँ पर एक पॉइंट और बढ़ा लीजिएगा, यहाँ पर लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश किस भाग में है? तो भाग 4, और अगर पूछा जाए किसमें है तो नीति निर्देशक तत्व में। किसमें? नीति निर्देशक तत्व में है।
क्लियर। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। आगे देखिएगा, कहता है अनुच्छेद 36 कहता है राज्य को परिभाषित करता है। हमने आपसे क्या कहा था, मैंने आपको जब पढ़ाया था मूल अधिकार, तो जब हमने अनुच्छेद आपको 12 पढ़ाया था तो हमने वहां आपको क्या पढ़ाई थी, राज्य की परिभाषा पढ़ाई थी। और हमने कहा था अनुच्छेद 12 में ये है और अनुच्छेद 36 में भी इसी बात को कहा गया है, जहां पर हमारा नीति निर्देशक तत्व शुरू होगा उसमें भी कहा गया है। देखिएगा, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र के लिए कानून बनाने वाली संसद, राज्य के लिए कानून बनाने वाला विधानमंडल। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, भारत सरकार, विधानमंडल, ठीक है। भारत सरकार, स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, स्थानीय प्रशासन जैसे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला परिषद, ये सभी के सभी किसमें आ जाती है, स्थानीय सुशासन। अन्य प्राधिकारी में जैसे बैंक है, LIC है, विद्युत है, ये सभी किसमें आ जाती हैं, अन्य प्राधिकारी में आ जाती हैं। जैसे आप क्रेडिट कार्ड बनवाते हो, ध्यान दीजिएगा, आप बैंक में अपना खेत गिरवी रखकर एक क्रेडिट कार्ड लेते हो और उसमें आप अपने खेती के कागज रख देते हो और इसके एवज में आप कुछ पैसे ले लेते हो बैंक से। तो बैंक का एक रूल होता है कि अगर आपने पैसे लिए 10%, 5%, 3% जितने भी हो, आपको मूलधन तो देना होगा और इसके साथ जिस परसेंट पे आपने ब्याज पर धन लिया है उतना भी आपको जमा करना होगा। अगर आपने नहीं जमा किया तो बैंक अपने अनुसार उसको वसूल करती है। तो ये क्या है, ये बैंक के कुछ नियम और रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अनुच्छेद 37 क्या कहता है, कहते हैं इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। जबकि वहां पर 13 कहता है कि अगर आपके मूल अधिकारों का कोई हनन करता है तो आप सीधे सीधे उच्च न्यायालय जा सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो। कोई भी संसद या विधानमंडल या कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है। अगर कोई हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है तो हम उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये हमने किसमें पढ़ाया था, 13 में पढ़ाया था कि नहीं। यहाँ पर क्या कहता है, कहता है अगर नीति निर्देशक तत्व आपको नहीं मिलते हैं तो आप न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं, न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। बात समझ में आई। जैसे आपने देखा होगा या सुना होगा कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनकी एक पेंशन आती है, वृद्धावस्था पेंशन। जो लोग विधवा हो जाती है, जिनके पति नहीं रहते, उनको विधवा पेंशन आती है कि नहीं आती है। या आपकी स्कॉलरशिप है, विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप आती है। अब अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं आई तो क्या आप न्यायालय चले जाओगे कि हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई? नहीं जा सकते, क्योंकि ये हमारे नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है कि ये राज्य की इच्छा पर है कि अगर उसके पास फंडिंग होगी तो वो देगा, नहीं होगी नहीं देगा। फंडिंग होगी देगा, नहीं होगी नहीं देगा। बात समझ में आ गई। आगे देखिएगा, कहता है इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अब देखिएगा 38, कहता है राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करेगा कि राज्य ऐसी समाज का निर्माण करेगा या ऐसे सामाजिक नियमों का निर्माण करेगा या समाज में ऐसी व्यवस्था करेगा, मतलब राज्य ऐसे समाज का निर्माण करेगा, ऐसे समाज की व्यवस्था करेगा। कैसे समाज की व्यवस्था करेगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल सके। जरा याद करिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मैंने आपको लिखाया था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। इसकी बात किसमें है, प्रस्तावना में कही गई थी ना। तो यहाँ पर ये कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे, राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि सभी हमारे समाज में जो भी लोग हैं सभी को आर्थिक न्याय मिल सके, आर्थिक दृष्टि से किसी का शोषण ना हो सके, सामाजिक दृष्टि से किसी का शोषण ना हो सके और राजनीतिक दृष्टि से किसी का शोषण ना हो सके। ये किसमें कहा गया था, ये कहा गया था अनुच्छेद 38 में। किसमें कहा गया था, अनुच्छेद 38 में, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्या कहता है, अगला कहता है अनुच्छेद 39। ध्यान दीजिएगा, मैं आज आपको अनुच्छेद 39, 40, 41 इतना ही पढ़ाऊंगी। अनुच्छेद 39 कहता है स्त्री व पुरुषों को समान जीविकोत्पार्जन, यानी चाहे तो मतलब लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा,
ये मूल अधिकार में कहा गया। और यहाँ पर कहता है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, अपना पेट पालन के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नौकरी में स्त्री भरी जाएंगी या पुरुष भरे जाएंगे, समान, सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ये राज्य का कर्तव्य है कि वो स्त्री और पुरुष दोनों को समान अवसर प्रदान करे। आगे कहता है सार्वजनिक हित में भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण, यानी जो सार्वजनिक हित के लिए जैसे बस चलती हैं, सार्वजनिक हित के लिए जैसे ट्रेन चलती हैं, या जो मतलब जो सार्वजनिक स्थल है जैसे मंदिर है, पार्क है, तो ऐसी व्यवस्था करेगा सार्वजनिक हित के भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण। तो उनपे ऐसी व्यवस्था करेगा कि गरीब अमीर सभी को समान ही अवसर मिले, सभी लोग जा सके, सभी लोग आ सके, ऐसी व्यवस्था करेगा। कहता है संपत्ति और उत्पादन के साधनों का प्रयोग सार्वजनिक हित पे, कि जैसे संपत्ति का एकीकरण नहीं होगा, जो भी संपत्ति है, जो राष्ट्र की संपत्ति है, इस पर किसी का अधिकार नहीं होगा, सभी को बराबरी मिलेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, अगर वही पुरुष कार्य करता है, महिला कार्य करती है, तो अगर पुरुष को उस कार्य के लिए 200 रुपया एक दिन का मिलता है, तो महिला को भी 200 रुपए एक दिन का मिलना चाहिए, ये कहा गया है। श्रमिक पुरुषों व स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था की रक्षा, यानी कहता है कि चाहे श्रमिक पुरुष हो या श्रमिक स्त्री हो, ये देखना चाहिए क्या ये इनके स्वास्थ्य के अनुकूल है। जैसे किसी प्रेग्नेंट महिला से, किसी गर्भवती महिला से बोझा ढोने का कार्य नहीं करवाया जाना चाहिए। कोई अगर खांसी का मरीज है, दम घोटू मरीज है, दम जिसका फूलता है, उसको धूल भरे कार्य नहीं कराए जा सकते हैं। तो ये कहा गया तथा बालकों की सुकुमार अवस्था की रक्षा करना है, यानी बालक जो हैं जिनकी उम्र ज्यादा नहीं है, तो उनकी अवस्था की रक्षा करें, उनको पढ़ने के अवसर प्रदान करें। ठीक है। बच्चों व युवकों का शोषण व भौतिक नैतिक परित्याग से रक्षा, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि बच्चों का शोषण ना हो। जैसे बच्चों को आपने देखा होगा, बच्चों को कोई रोड पे बिठा देता है भीख मांगने के लिए, कहीं बच्चे मांगते घूमते हैं, तो राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि बच्चों का शोषण ना हो सके। ये सब शोषण ही है। आपने देखा होगा कई ऐसे गिरोह होते हैं जो बच्चों की किडनैप कर लेते हैं, उनका हाथ काट देंगे, उनका पैर काट देंगे, उनकी जीभ काट देंगे, उनकी आंख फोड़ देते हैं, है ना, ये सब करते हैं, जिससे वो बच्चे जब मांगने जाते हैं ना, तो लोग उन पर तरस खाकर उनको दे दें, इसीलिए ऐसा करते हैं बच्चों के साथ। कितनी गलत बात है। अब देखिए अनुच्छेद 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत की स्थापना की बात सबसे पहले कहां की गई, तो भाग 4 अनुच्छेद 40, भाग 4 अनुच्छेद 40, भाग 4 अनुच्छेद 40 में कहा गया कि ग्राम पंचायतों की स्थापना, ग्राम पंचायतों की स्थापना। अगला कहता है अनुच्छेद 41 कुछ विशेष दशाओं में सरकारी सहायता जैसे वृद्धावस्था, मतलब कुछ दशा में राज्य जो होगा वो कुछ दशा में सरकारी सहायता भी दे सकता है। किसे, अगर बूढ़ा है, कोई वृद्ध व्यक्ति है तो वृद्धावस्था पेंशन, अगर कोई विधवा है तो विधवा पेंशन, अगर कोई विकलांग है तो विकलांग को साइकिल दी जाती है, पेंशन दी जाती है और कई ऐसी चीजें दी जाती है, सहायता दी जाती है जिससे वह अपनी जीविकोपार्जन कर सके। बेरोजगारी भत्ता याद है ना, बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारों को भत्ता दिया जाए जिससे चाट चाट के वो अपना जीवन यापन कर सके। तो यहां तक हमने आज अनुच्छेद 41 तक बता दिया है। अब इसको हम कल आपको रिकॉल भी करवाएंगे जिससे आपकी चीजें और स्ट्रांग हो जाएं, और बचे हुए जो इसके अनुच्छेद हैं वो भी आपको पूरे करा देंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी जल्दी से बताइएगा। आज की क्लास कुछ समझ में आई या नहीं आई, फटाफट बताइएगा। हाँ कल ये हो जाएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।